तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिफर टेक्स्ट पर को कैप्टनलाइज कैसे करते हैं ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी, जिसमें हमने अटैकर मॉडल जो है कौन कौन से अवेलेबल हैं वो डिस्कस किए थे आपको। ओके, सो वी हैव डिस्कस ऑल दीज अटैकर्स मॉडल लाइक सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक, नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक एंड चूजन टेक्स्ट अटैक। एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि सिफर को अगर हमें कैपिटलाइज करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं वहीं से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो सिफर को जो है अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हम सिफर को कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैसे? ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। दिस इज सपोज सम सिफर टेक्स्ट जो कि शिफ्ट सिफर से जनरेट हुआ है, और आपको मालूम है शिफ्ट सिफर में क्या है कि एक लेटर को एक नेक्स्ट उसके अगले एक फिक्स नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। सो वो रिप्लेसमेंट के पर डिपेंड करता है। सो लेट्स से के इक्वल टू 2, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक लेटर को उसके सेकंड नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर देंगे और आपका कैपिटलाइज सिफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। रिसीविंग एंड पर हम डिक्रिप्शन कैसे करते हैं? डिक्रिप्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेटर को जो भी सिफर टेक्स्ट का लेटर है उसे हम 2 स्पेस पीछे ले जा करके अपडेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। मिनट। ओके, तो दैट इज़ वन वे। लेकिन चूंकि शिफ्ट सिफर जो है आपका बहुत सिंपल सिफर है और इसका की स्पेस जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल। सो शिफ्ट सिफर है ए वेरी स्मॉल की स्पेस। कितना साइज है की स्पेस का? 26, है ना? सो अगर की स्पेस लेट से कैपिटल के है और मॉड से हम उसके काउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट के, तो की स्पेस का साइज 26 था, और 26 कीज को ट्राई करना बहुत आसान है ना? सो सपोज अगर आपको इस पर ब्रूट फोर्स अटैक लगाना है इस मेथड पर, तो आप क्या करेंगे, ये जो सिफर है इसके लिए के की डिफरेंट वैल्यू हम ट्राई करेंगे। सो के इक्वल टू 0 से डिक्रिप्ट करके देखेंगे, के इक्वल टू 1 से डिक्रिप्ट करके देखेंगे, के इक्वल टू 2 से डिक्रिप्ट करके देखेंगे, एंड सो ऑन। एंड एट लास्ट आपको के इक्वल टू 25, वर्स्ट केस में आपको हो सकता है ये भी की ट्राई करना पड़े। तो इतनी सेट ऑफ कीज ट्राई करने में आपको बीच में कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप लकी हैं तो हो सकता है ओनली वन अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिल गई। आपने एक रैंडमली की चुनी, लेट से के इक्वल टू 2 ट्राई किया और 2 की वजह से डिक्रिप्शन आपने किया, और डिक्रिप्शन करने के बाद जो मैसेज मिल रहा था उसका कुछ सेंस निकल के आ रहा है, इट हैव सम मीनिंग। तो अगर मीनिंग है दैट मीन्स आप एक अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए, और एक अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट केस। सो आप लकी थे और आपने एक जो पहली बार में जो की चूज की ट्राई करने के लिए, उसी की से आपने सक्सेसफुली डिक्रिप्शन कर लिया, दैट मीन्स दैट वाज द करेक्ट की। सो बेस्ट केस है कि आप सिंगल अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वर्स्ट केस क्या होगा कि आपने सारी की एक एक करके ट्राई करी, टोटल 26 जितनी भी 26 जो कीज थी सब ट्राई की, तब आपको सक्सेस मिली। दैट मीन्स जो टोटल अटेम्प्ट लगे आपके वो थे 26 अटेम्प्ट। तो ये आपका हो गया वर्स्ट केस अटैक, वर्स्ट केस केस सिनारियो। एवरेज केस सिनारियो क्या हो सकता है? आपको एक अटेम्प्ट लग सकता है, या 2 अटेम्प्ट लग सकते हैं, 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं, एंड सो ऑन, और एट मोस्ट कितने 26 अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो सबका एवरेज कर लीजिए और टोटल काउंट कितनी हो जाएगी, ये 26 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये लगभग रफली आ जाएगा, n/2 आता है, आपको याद होगा। तो इट विल कम अराउंड 13। सो दैट मीन्स एवरेज केस आपका 13 अटेम्प्ट में हम सक्सेस हमें मिल जाएगी। तो ये जो मेथड है ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट में बहुत सिक्योर नहीं है, तो हमें सोफिस्टिकेटेड अटैक की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट मीन्स इस अटैक को हम अगर इस मेथड पर हम किसी भी मेथड पर ब्रूट फोर्स अटैक रोकना है तो हमें ये जो की स्पेस का साइज है के, ये जो साइज है इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा सो दैट अटैकर की स्पेस को ट्राई नहीं कर पाए पूरे फाइनाइट टाइम में। ओके, नाउ पिछली क्लास में ये भी आई गेस मैंने डिस्कस किया था कि uh, अगर किसी मेथड पर शिफ्ट सिफर ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल नहीं होता है, सपोज आपको एक सिफर टेक्स्ट मिला और आपको मालूम है कि ये एक पर्टिकुलर मेथड इनक्रिप्शन मेथड ई से इनक्रिप्ट किया गया है,
और आपको ई को क्रिप्टनालाइज करना है, तो एक ऑप्शन था कि आप ब्रूट फोर्स ट्राई कर लें। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जनरली हम की स्पेस का साइज काफ़ी लार्ज कर देते हैं, तो जब की स्पेस साइज लार्ज कर देंगे तो ये अटैक इनफीजिबल हो जाता है। सो ब्रूट फोर्स अटैक्स बिकम्स इनफीजिबल। बिकम्स इनफीजिबल। क्यों इनफीजिबल हो गया? क्योंकि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा की ट्राई करना पड़ेंगे। और एक की ट्रायल में कुछ तो टाइम लगता है, और टोटल टाइम में भी हो सकता है कि कई ईयर्स में चला जाए, डिपेंडिंग ऑन के साइज कितना है की स्पेस का। तो ब्रूट फोर्स अटैक जनरली फेल हो जाएगा जब की स्पेस सफिशिएंटली लार्ज हो। तो फिर हमें किसी स्मार्ट मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक मेथड, स्मार्ट मेथड है कि आप स्टैटिस्टिकल जो सिफर टेक्स्ट है उसमें जो लैंग्वेज, अंडरलाइंग लैंग्वेज है सिफर टेक्स्ट के, उसकी जो भी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं कैरेक्टर्स की या डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेटर्स का, उसको आप यूज करके उस मेथड को टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल अटैक। सो आप एक स्टैटिस्टिकल अटैक यूज कर सकते हैं। सो स्टैटिस्टिकल अटैक कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से एक अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, ये क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश टेक्स्ट में उसको यूज कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली हर टेक्स्ट के लिए फिक्स है, क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शोज दैट कि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा लेटर अपीयर होता है वो है ई। सो ई के ऑकर होने के चांसेस कितने हैं? 12%। देन सेकंड हाईएस्ट आप देख सकते हैं, इट इज़ टी, दैट इज हैविंग चांसेस ऑफ 9%। देन इट इज़ ए दैट हैव 8% चांसेस जो कि ऑकर हो सकता है। देन यू हैव ओ एंड सो ऑन। सो देर आर सर्टेन लेटर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑकर होते हैं, कुछ लेटर्स ऑन एवरेज रफली जिनकी प्रोबेबिलिटी मीडियम आप कह सकते हैं, एंड कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑकर होने की बहुत लो है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट जे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑकर होने के चांसेस बहुत लो है। देन क्यू, and you also have the letter X in this category and Z also. So these are the four letters जो जिनके ऑकर होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स काफ़ी ऑकर होते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जो बहुत लेस फ्रीक्वेंट, बहुत रेयरली एक्चुअली ऑकर होते हैं टेक्स्ट में। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ मेथड्स को अटैक कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन सिफर। सो सपोज दैट सब्स्टिट्यूशन सिफर में आपको मालूम है कि आपके पास एक 26 लेटर का कॉम्बिनेशन होगा जिसे आप की के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो दैट कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए परम्यूटेशन। ओके, सो इस सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट को जो आपकी सब्स्टिट्यूशन की है उसके अकॉर्डिंग दूसरे सेट ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। सो अज्यूम दैट कि ये आपका एक सेफर टेक्स्ट है, यू हैव ए सेफर टेक्स्ट जो कि आपने किसी चैनल से कैप्चर किया है और जिस चैनल को आप अटैक करना चाह रहे हैं। ओके, तो अज्यूमिंग दैट कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि अटैकर को मालूम है कि ये जो सिफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है दैट इज जनरेटेड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सिफर। सो वी हैव नॉलेज द इनक्रिप्शन मेथड दैट दिस सिफर इज जनरेटेड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सिफर। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन सिफर में को अगर हमें अटैक करना है तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसमें जो लेटर्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे कि जो लेटर्स हैं, इंडिविजुअल लेटर्स हैं, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम हर लेटर के प्रेजेंस को काउंट कर लेंगे। हम एक टेबल में रिकॉर्ड कर लेंगे कि वाई इस पूरे टेक्स्ट में कितनी बार आया है, ए कितनी बार अपीयर हुआ है, जेड कितनी बार आया है, ई कितनी बार अपीयर हुआ है, एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज द इस एग्जाम्पल जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है उसके लिए जो टेबल है, दिस इज द टेबल फॉर दैट।
सो ये टेबल लिस्ट करती है कि कौन कौन सा जो है लेटर्स कितनी बार आपके अपीयर हुए हैं। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल सबसे हाईएस्ट जो प्रेजेंस है कुछ लेटर्स की वो है उसमें इंक्लूड आपका है जेड। फ्रॉम द टेबल यू कैन सी जेड सबसे हाईएस्ट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। मतलब ये पूरे सिफर टेक्स्ट में जेड 20 टाइम ऑकर हुआ है। एंड देन यू कैन सी एम एम ऑकर हुआ है 16 टाइम। देन सी आपका 15 टाइम है। डी आपका 13 टाइम है। एफ और जे 11 टाइम आए हुए हैं, बोथ आर अपीयरिंग एट 11 टाइम्स। आर आपका 10 टाइम अपीयर हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये जो लेटर्स हैं ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं। ओके, नाउ आपको मालूम होगा कि इंग्लिश के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो लेटर अपीयर होता है, सबसे ज़्यादा जो लेटर अपीयर होता है वो प्रोबेबली होगा ई, है ना। तो हम मान के चलते हैं नाउ इसमें ये जो जब जब हम इस मेथड का कैपिटल एनालिसिस कर रहे हैं तो शुरू में हम क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के बेस पर गैस करते हैं कि ये लेटर ये हो सकता है। तो हम मान के चल लेते हैं कि जेड जो है एक्चुअली ई से जनरेट हुआ है। दैट मीन्स जेड इज द इनक्रिप्शन ऑफ ई। क्योंकि हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि ई की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड सॉरी टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी जेड सी ई की होती है। यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल ई 12% टाइम आया है सबसे हाईएस्ट। तो हमने मान लिया कि ई जो है जेड जेड जो है एक्चुअली ई का इंक्रिप्शन है। सो इंक्रिप्शन के टाइम पर एक्चुअली ई जेड में ट्रांसफॉर्म हो गया है। दैट्स वाई जेड जो ना सबसे ज़्यादा आया हुआ है। दूसरा गैस हमारा ये हो सकता है कि सेकंड हाईएस्ट हमको मालूम है कि टी होता है। तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस लेटर की है, एम की। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है एम का डिक्रिप्शन है एक्चुअली, या ये का ये टी जो है ना इंक्रिप्शन के टाइम पर एम में ट्रांसफॉर्म हो गया था, है ना। ऐसा ही हुआ होगा। एंड थर्ड हाईएस्ट कौन है, 15। सो 15 मतलब सी, और सी के हिसाब से अगर आप देखें तो थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, एंड सेकंड हाईएस्ट, एंड दिस इज द थर्ड हाईएस्ट, दैट मीन्स ए। तो दैट मीन्स कि आपका जो ए है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है यहाँ पर सी में। तो दिस इज वन वे। इस तरीके से हम ये जो फ्रीक्वेंसीज के बेस पर मैचिंग कराते हुए हम क्या करते हैं, इन लेटर्स को एक इसकी दूसरी कॉपी बनाएंगे और वहाँ पे जितने भी जेड हैं उसको ई से रिप्लेस कर देंगे, जितने भी टी हैं उसको एम से रिप्लेस कर देंगे, जितने भी ए हैं उसको सी से रिप्लेस कर देंगे एंड सो ऑन। हो गया। नाउ अगर हमारे गैसेस करेक्ट हैं तो हो सकता है हमारा डिस्क्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाए एंड कुछ हमें जो जो भी मैसेज मिलेगा, जो हमें टेक्स्ट मिलेगा, दैट मे बी मेकिंग सेंस। ओके, नाउ दिस इज वन वे। और हो सकता है यू आर लकी और यू बिकम सक्सेसफुल एंड आपने सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर लिया। और नाउ ये जो टास्क है, इस टास्क को आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एल्गोरिदम होगी दैट इज पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम। सो दैट मीन्स अगर आप इस मेथड से इस तरीके से गैसेस करके सब्स्टिट्यूशन सिफर को टारगेट करना चाहें, यू कैन टारगेट इट इजीली। नाउ दिस इज वन वे। नाउ समटाइम्स क्या हो सकता है, आपके गैसेस करेक्ट हो सकते हैं तो आपको अपने फिर से गैसेस को इम्प्रूव करना पड़ सकता है। नाउ गैसेस को इम्प्रूव करने के बाद आप दोबारा से देख सकते हैं कि क्या कुछ सेंस निकल रहा है। या समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लेटर्स को आप जब रिप्लेस करोगे तो आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा कि ये तो इंग्लिश का टेक्स्ट बन रहा है, मैं से कुछ मतलब करेक्ट वर्ड निकल के आ रहे हैं। दीज आर द सम सेट ऑफ करेक्टर्स मेकिंग करेक्ट वर्ड्स। कुछ जगह पे करेक्ट नहीं है तो आप कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर सके देख सकते हैं। ओके, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। समटाइम्स हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो आप मान लीजिए टी जो है ना
टी का इंक्रिप्शन जेड होगा, एम का इंक्रिप्शन ई होगा, सॉरी ई का इंक्रिप्शन एम होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी आप अपनी अपने गैस या अजम्पशंस को चेंज कर सकते हैं। नाउ इस मेथड को थोड़ा सा और हम सपोर्ट करें और इम्प्रूव और इफेक्टिव बनाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है इसमें हम फोकस कर सकते हैं दो दो लेटर्स के ग्रुप में, बायोग्राम जिनको हम बोलते हैं, बायोग्राम या टाइग्राम। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में कुछ लेटर्स के ग्रुप हैं साथ में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने देखा वो अक्सर टी एच साथ में आता है, मैनी टाइम्स जो है टी एच रिपीट होता है, एच ई मैनी टाइम आपको टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, आई एन दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो दो का ग्रुप है हम उसे बायोग्राम बोलते हैं या डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम, और यू कैन ऑल्सो कॉल बायोग्राम। ओके, सो दो दो लेटर्स के आप देखेंगे, दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि आपको इंग्लिश टेक्स्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। दे हैव लॉट ऑफ रिपीटेशंस। तो आप इनकी भी फ्रीक्वेंसी को मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बेस पर गैस कर सकते हैं कि जो दो लेटर्स का ग्रुप आ रहा है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर्स का डिक्रिप्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें यहाँ ऑब्जर्व करें तो कोई ऐसा लेटर का सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा हो। लेट मी फोकस ऑन जेड। जेड सबसे हाईएस्ट है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जेड के आपको देखने को मिले कहीं। लेट्स फोकस ऑन जेड के। नहीं, जेड के तो नहीं है, लेकिन आप मार्क कर सकते हैं जेड डब्ल्यू हमें मिला, एंड और समवेयर जेड डब्ल्यू है, नहीं है, जेड आर है, जेड कहाँ पे, जेड डब्ल्यू, हाँ। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, ऐसे जो लेटर्स के रिपीटेशन है उनको फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर लेटर्स को हमें ज़्यादातर रिपीट मिल रहा है। तो जेड डब्ल्यू आप देखेंगे यहाँ पर जेड डब्ल्यू है। एक मैं मान नंबर करते जाता हूँ, काउंट करते जाता हूँ, 2 3 टाइम हमें जेड डब्ल्यू मिल गया, और मे बी और आगे भी हमें जेड डब्ल्यू, ये जेड आर है तो ये कुछ और हो सकता है। एक जेड डब्ल्यू ये है, ये है। तो ये हो गया हमारा 3 4 टाइम। ओके, तो एक हमारा गैस हो सकता है कि हो सकता है जेड डब्ल्यू क्या हो, क्योंकि बायोग्राम है ना, तो टी एच का मैपिंग हो सकता है ये। दैट मीन्स जेड टी में टी से इनक्रिप्ट होके बना है और एच से इनक्रिप्ट होकर डब्ल्यू बना है। हम ये क्यों कंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश में टी एच कई बार आता है लेटर्स में। तो अगर आपने टी एच को इनक्रिप्ट किया होगा तो ये दोनों कंज्यूकेटिव की के लेटर से इनक्रिप्ट हुए होंगे और वो की फिक्स होंगे। तो जहां जहां टी एच आएगा एक फिक्स डिस्टेंस बाद, तो ये लेटर सेम, टी हमेशा एक फिक्स लेटर से रिप्लेस हुआ होगा, एच एक फिक्स लेटर से रिप्लेस हुआ होगा। क्योंकि जो मैपिंग है इसमें वो फिक्स है, 1 to 1 मैपिंग है, सीधे सीधे जो आपकी जो की है 1 to 1 मैपिंग डिफाइन करती है। क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूशन सिफर कैसा है, मोनो अल्फाबेटिक सिफर होता है, पॉली नहीं है। तो मोनो अल्फाबेटिक सिफर होने की वजह से आपको मालूम है कि अगर कहीं पर टी एच जो टी एच आ रहा है, तो अगर वो जेड डब्ल्यू से ट्रांसफॉर्म एक जगह हो रहा है तो वो आगे भी टी एच जेड डब्ल्यू में ही बदलेगा, है ना। तो इसके बेस पर आप गेट कर सकते हैं कि जेड डब्ल्यू एक्चुअली आपका टी एच हो सकता है ना। एंड जब जेड डब्ल्यू टी एच हो गया तो जेड को, जितने भी जेड हैं उसको आप टी से रिप्लेस कर दीजिए, जितने डब्ल्यू हैं उसको एच से रिप्लेस कर दीजिए। एंड सिमिलरली ये एक डायग्राम के लिए आपने किया, ऐसे ही आपको कई सारे डायग्राम जो मिलेंगे उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रायग्राम पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ट्रायग्राम में आप क्या कर सकते हैं, 3 लेटर्स के ग्रुप पर फोकस करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि टी एच ई जो लेटर है इंग्लिश में ये जो लेटर है काफी टाइम रिपीट होता है ना। तो आपको एक 3 लेटर का ग्रुप भी मिल सकता है, सिर्फ आपको उसको खोजने की जरूरत है। एंड अगर वो आपको 3 लेटर का ग्रुप जो ना काफी जगह अगर मिल रहा है तो आप उसको मान सकते हैं कि वो टी एच ई का कॉम्बिनेशन, टी एच ई से इनक्रिप्ट होकर बना होगा। ओके, तो
इस तरीके से ये जो आपको THA मिलेगा, ING मिलेगा, इनके लिए आप सबके लिए एक एक मैपिंग, ING भी एक फिक्स मैपिंग होगी। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रायग्राम मिल जाते हैं तो ट्रायग्राम में भी आप गैस कर सकते हैं कि ये डी हो सकता है, ये ING हो सकता है, एंड ऑल एंड सो ऑन। और इस तरीके से जब आप एक लेटर्स रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो मैसेज है उसमें कई आपको करेक्ट मैपिंग मिलना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे कुछ जगह पे हो सकता है गैसेस में आपके आप गलती भी करेंगे, कुछ जगह आपके गैस करेक्ट भी होंगे। तो करेक्ट गैस होंगे तो आपको प्रॉपर इंग्लिश वर्ड मिल जाएंगे कुछ जगह पर। तो आपका हो सकता है कि आधा टेक्स्ट में कई जगह पर इंग्लिश वर्ड ठीक ठीक दिखने लग जाएंगे, कुछ जगह पे होगा कि उनका मेक सेंस नहीं बन रहा है। तो उनके लिए उनमें फिर जो लेटर्स अपीयर हुए उनके लिए आप फिर से रीएजम्पशन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका पूरा लेटर का कॉम्बिनेशन जो है डिकोड हो जाएगा। हालांकि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो जो ZW है वो आपका TH नहीं है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में आपने अगर बुक देखी होगी तो ZD आई गेस जो है ना TH का कॉम्बिनेशन था, जैसे ZD भी काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है। हम्म, तो ये मैंने आपको कहा था कि पढ़ लीजिए, मुझे जस्ट इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको मालूम है कि एक मेथड मोनो अल्फ़ाबेटिक सिफर है, एक अगर सिफर टेक्स्ट में जो इंक्रिप्शन मेथड है वो मोनो अल्फ़ाबेटिक है, तो मोनो अल्फ़ाबेटिक में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उसको यूज करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए, और जो बायोग्राम और ट्रायग्राम्स जो अपीयर हो रहे हैं उनको लोकेट करते हुए गैस। हालांकि ध्यान रखना है इसमें आपको कई गैसेस करना पड़ेंगे और हो सकता है कुछ गैस आपके करेक्ट ना हो, तो आपको अपने गैस को फिर से चेंज करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली बहुत ही जल्दी आप जो पूरा मेथड है उसे आसानी से डिकोड कर लेंगे। एंड आपको, और जब एक बार डिकोड हो गया सक्सेसफुली तो आपको की भी मिल जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करते हुए किसी भी मेथड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसमें ये जो मेथड है ये मैंने उसका एग्जांपल यहाँ से आपकी बुक से ही इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे इन्होंने इसमें दिखा है THE, तो THE एक्चुअली JNZ है, एंड JNZ काफ़ी जगह आया होगा इसलिए इन्होंने इसको THE गेस किया था। तो जैसे जैसे आप करेक्ट गेसेस करते जाएंगे कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट मिलता जाएगा। फिर कुछ जगह पे आपके अपने आप ही, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो सकता है FRIEND हो, क्योंकि आपको मालूम है RIEND कोई वर्ड नहीं होता। अगर यहाँ F है तो ये FRIEND हो जाएगा, फ्रेंड, है ना, अराइज। ही हैजंट, HASNT, हैज नॉट, समथिंग लाइक। तो ठीक है, मैं इसमें अभी बीच में कोई कंक्लूड करने के बारे में बात नहीं करूंगा। ये अब आप जो इन्होंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके दिखाया है, एक्चुअली पूरे डिक्रिप्शन को यहाँ क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, मैंने इसलिए आइडिया डिस्कस किया है सिर्फ कि आपका जो किसी सब्स्टिट्यूशन सेफर को हम कैसे अटैक कर सकते हैं। एंड ये जो मेथड हमने डिस्कस किया है, जो आइडिया लिया है, ये कई सेफर्स को ब्रेक करने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि शुरू में जो आपको मालूम होगा कि जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी थी, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास मेथड्स को अटैक करने के लिए बहुत कोई साइंटिफिक वेज नहीं थे। लेकिन जब हम मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इवॉल्व हुई तो हम लोगों ने, पीपल हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ नॉलेज, कई सारे अटैक मॉडल भी डिस्कस किए, डेवलप किए। देन सिक्योरिटी की एक फॉर्मल डेफिनेशन भी, आई वी विल डिस्कस दैट डेफिनेशन, क्योंकि बिना, जब तक आपकी सिक्योरिटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी आप किसी भी मेथड की सिक्योरिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो जब जो क्लासिकल सिफर था उस टाइम पर हमने सिक्योरिटी को फॉर्मली डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि सिक्योरिटी एक क्वालिटेटिव टर्म है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डिफाइन इट फॉर्मली, है ना, सो दैट उसके बेस पर आप मैथमेटिकली आर्ग्यू करके आप एक मेथड की सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर पाएँ कि वो कितना सिक्योर है ना। तो आपको एक पैरामीटर या ये कहिए एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो वो फाउंडेशन आपके क्रिप्टोग्राफी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उससे क्रिएट होता है, और उसके लिए फाउंडेशनल वर्क एक्चुअली शैनन ने काफ़ी अच्छा काम किया था। एंड ही गिव ए सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड सम कंस्ट्रक्ट, जिसकी मदद से एक क्रिप्टोग्राफी के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ, और उस फाउंडेशन पर आपकी पूरी क्रिप्टोग्राफी खड़ी हुई है। तो ये आपका एक्चुअली डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है, यू कैन सी दैट इन टू द बुक कैसे डिक्रिप्ट किया गया।
एक और एग्जांपल ये आपकी मैंने स्टॉलिंग की बुक से लिया था। इन्होंने एक एक मेथड करके दिखाया हुआ है कि आप सबसे पहले आप जो लेटर सबसे ज़्यादा आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरे पास नहीं है। तो सपोज ये एक सिफर टेक्स्ट है, तो अगेन आपको वही मेथड अपनाना है कि जो सबसे ज़्यादा लेटर अपीयर हो रहा है आप उसे मान लेंगे कि ये ई होगा। जो सबसे ज़्यादा इनक्रिप्ट हो एक लेटर सिफर टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वो ई का इनक्रिप्शन रहा होगा। क्योंकि जो आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक सिफर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को एक लेटर से दूसरे लेटर पर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे आपको मालूम है कि ई जो है 12% टाइम आता है इंग्लिश में। अब ई अगर मान लीजिए सिफर टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म होकर के लेट से जेड में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब आपको मालूम है कि मोनो अल्फ़ाबेटिक सिफर्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मैपिंग सिंगल यूनिक होती है। दैट मीन्स जहाँ कहीं भी ई होगा तो इनक्रिप्ट होकर वो जेड में ही कन्वर्ट होगा। तो सिफर टेक्स्ट में परसेंटेज जेड का कितना रहेगा, 12%, है ना। सिमिलरली मान लीजिए टी जिसका परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग है, 9%, लेट मी राइट 9% समथिंग। तो टी अगर मान लीजिए एक लेटर के में ट्रांसफॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ द की, तो अगर टी का परसेंटेज 9.8 है तो के का परसेंटेज सिफर टेक्स्ट में 9.8 रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी वो खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ क्या हुई, डिस्प्लेस हो गई है, एक जगह से एक लेटर से दूसरे लेटर के ऊपर चली गई। जैसे सिफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी ई जो है ना इतने परसेंटेज टाइम आता है, ये इंफॉर्मेशन जेड के पास चली गई, तो सिफर टेक्स्ट जेड में उतने परसेंटेज टाइम आ रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई, एक लेटर की इंफॉर्मेशन दूसरे लेटर पर चली गई। दैट मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जस्ट शिफ्ट हो गया, एक लेटर से किसी दूसरे लेटर पर चला गया, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एज इट इज प्रिजर्व है। ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं मोनो अल्फाबेटिक सिफर्स, इनकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कैरेक्टर्स का, और जो बायोग्राम और जो ट्रायग्राम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसको ख़त्म नहीं करते हैं। ये सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक लेटर से दूसरे लेटर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को किसी दूसरे ग्रुप ऑफ लेटर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है तो आपने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बीच में एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। प्लेन टेक्स्ट ये है आपका, सिफर टेक्स्ट ये है, तो इनके बीच में एक आपने रिलेशन स्थापित कर लिया कि लेट्स से यहाँ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे नाम से एक्स डैश बन के यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, बट ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, x इक्वल टू एक्स डैश। बस क्या है कि लेटर्स के करस्पॉन्डिंग जो है ना वो शिफ्ट हो गए हैं, लेटर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है। सो इनक्रिप्शन करने से, मोनो अल्फाबेटिक इनक्रिप्शन करने से, जब तक स्टैटिस्टिक्स इनकी जो प्रिजर्व रहेगी, एक्स और एक्स डैश एग्जैक्टली सेम रहेंगे, तब तक ये मेथड सिक्योर नहीं होंगे। ओके, कोई क्वेश्चन? नो, ओके। हाँ, कोई क्वेश्चन है? चलिए, ओके, कोई नहीं है तो इससे आपको, अब आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि मोनो अल्फाबेटिक सिफर्स स्ट्रांग नहीं है। ये क्यों तो ब्रेक हो जा रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एजिटेज है, सिर्फ क्या हुआ था, एक लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे लेटर पर चला गया। अल्टीमेटली आपकी जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी वो एजिटेज है, प्रिजर्व्ड है, और वो इंफॉर्मेशन आप अटैकर को हेल्प कर रही है। तो अब क्वेश्चन, अब इसका मतलब हमें फीडबैक मिला कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सिफर बनाना है तो दूसरा काम हमें ये दूसरा ध्यान रखना है कि जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट की, या ये कहिए जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लेटर्स का, वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वो एक तरीके से डिस्पर्स हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। एक लेटर की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल लेटर पर चला जाए। मतलब ये कहने का है तो ई 12% आ रहा था, तो ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 12% की जगह पे 3% जेड पर चला जाए, 5% एक्स पर चला गया, 2%
जेड पर 2% जो है ना के पर चला गया, 2% जो है ना बचा हुआ किसी और लेटर पर चला गया, तो दैट मीन्स ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 4 लेटर पर चला गया मान लीजिए। दैट मीन्स आपने जब इंक्रिप्शन किया ई को, तो एक बार आपने ई को जेड में ट्रांसफॉर्म किया, एक बार ई को आपने लेट से के में ट्रांसफॉर्म किया, एक बार ई को लेट से आर में ट्रांसफॉर्म किया, और एक बार लेट से ई को आपने पी में बदल दिया। और अज्यूम कर लीजिए कि जेड में जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो, तो जो फ्रीक्वेंसी आई यहां पर आई 4%, यहां पर हुई 3%, यहां पर हुई 2%, और लेट्स अज्यूम यहां हो गई 3%। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब अगर आप ई को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अब जो ई की डिस्ट्रीब्यूशन था ये फैल गया, एक जगह नहीं है, जेड पर भी चला गया, के पर भी चला गया, आर पर भी चला गया, और पी पर भी चला गया। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन करना कि जेड बहुत बार आया है, अब आप ये सीधे सीधे नहीं कह सकते कि जेड हाईएस्ट टाइम आया है तो वो ई का इंक्रिप्शन होगा। क्यों? क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब आपका ई जो है ना कभी जेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कभी के में पहुंच जाता, के में कन्वर्ट हो जाता है, कभी आर में कन्वर्ट हो जाता है, कभी पी में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन के वो उसका जो लोकेशन थी प्लेन टेक्स्ट में क्या थी, अलग अलग लोकेशन पर वो अलग अलग लेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके के सिफर को हम क्या बोलते हैं? पॉली अल्फाबेटिक सिफर। ओके, तो पॉली अल्फाबेटिक सिफर क्या करता है कि एक लेटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेन टेक्स्ट लेटर का, प्लेन टेक्स्ट में जो लेटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को सिफर टेक्स्ट के कई लेटर्स पर वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, तो वन टू मैनी मैपिंग हो गई एक तरीके से, एक लेटर कई लेटर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब चूंकि इधर से वन टू मैनी मैपिंग है तो ऑब्वियसली जो सिफरटेक्स्ट के लेटर्स हैं उन पर जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मल्टीपल लेटर से उन्हें मिल सकती है। हो सकता है जेड कभी किसी जगह पर वो ई की वजह से ई जो है ना जेड में बदला था, कभी जगह पर कोई दूसरा लेटर भी जेड में बदल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सो दैट मीन्स हो सकता है कि सिफरटेक्स्ट का जो जेड लेटर है, अब मान लीजिए जेड की सिफरटेक्स्ट में एग्रीगेट फ्रीक्वेंसी 8% आ रही है, तो चूंकि आपका मेथड पॉली अल्फाबेटिक सिफर है तो जेड जो है ना ट्रांसफॉर्म होकर के से जेड में, के जेड में भी, के भी जेड में बदला हो, और मान लीजिए किसी जगह पर आर भी जेड में बदल गया हो इंक्रिप्शन करने पर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड में जो परसेंटेज है 8%, तो ये कुछ परसेंटेज के से आया है, कुछ परसेंट आर से आया है। ओके, तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है ये मल्टीपल लेटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, या एक तरीके से कहिए डिस्टर्ब हो गई है, फैल गई है, डिस्पर्स हो गई है, हाइड हो गई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आसानी से हम गैसेस के बेस पर नहीं यूज कर सकते, या इस इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सिफर टेक्स्ट देख करके। तो इसकी वजह से अब अगर हम इस तरीके से पॉली अल्फाबेटिक सिफर अगर यूज करते हैं तो पॉली अल्फाबेटिक सिफर एक्चुअली क्या करेगा, अब अटैकर का काम मुश्किल बना देगा। तो पॉली अल्फाबेटिक सिफर एक्चुअली क्या कर रहा है, जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इसको एज इट इज नहीं मेंटेन कर रहा है, वो बदल दे रहा है इसको। तो एक्स डैश अब डिफरेंट होगा। ओके, एक्स डैश जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, और जब कंप्लीटली डिफरेंट है तो हम अब ये जो सिंपल रिलेशन था इनके बीच में, लीनियर रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, इसकी मदद से पहले जो स्क्रिप्ट एनालिसिस कर पा रहे थे अब नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब हम आते हैं अफीन सिफर का अगर आपको क्रिप्ट एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे। अगेन यहाँ भी यही इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी, लेकिन अफीन सिफर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे जो है ना इसको हम अटैक कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास एक सिफर टेक्स्ट दिया हुआ है, दिस इज ए सिफर टेक्स्ट, ये भी मैंने आपके एक्सटेंशन की बुक से ही लिया हुआ है। तो सपोज दिस इज वन सिफर टेक्स्ट जिसकी लेंथ 57 कैरेक्टर्स की है। तो आपके पास टोटल 57 कैरेक्टर्स हैं सिफर टेक्स्ट के लिए। ओके, तो इस मेथड के लिए, इस मेथड को अटैक करना है तो 57 लगभग 57 या इसके आसपास की लेंथ का सिफर टेक्स्ट सफिशियंट है इस मेथड को अटैक करने के लिए, इस मेथड को ब्रेक करने के लिए। ओके, नाउ आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा सिफर टेक्स्ट अगर अटैकर के पास होता है एक ही की से जनरेट किया हुआ,
तो अटैकर का काम उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन उसकी ज़्यादा और अच्छी होगी। ओके, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, कितना आपको डेटा मिलता है। तो जितने ज़्यादा सिफर टेक्स्ट लंबा मिलेगा आपको, वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंग्लिश के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज होगी। ओके, तो क्रिप्टोनालिसिस के सक्सेसफुल होने के लिए कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि आपके पास सफिशियंट लेंथ का सिफर टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, अफीन सिफर में अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन सिफर है, उसमें 57 कैरेक्टर्स का ही सिफर टेक्स्ट आपके पास है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे कैप्टनलाइज करने में। हाँ, तो एक फिक्स लेंथ चाहिए होगी, तो वो डिपेंड करता है, जनरली वो मैसेज टू मैसेज वेरी करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 200-300 लेंथ का सिफर टेक्स्ट है, तो आप सब्स्टिट्यूशन सिफर को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अफीन सिफर इतना वीक है कि इसके लिए 57 कैरेक्टर्स का भी आप सिफर टेक्स्ट ले लेते हैं तो वो भी सफिशियंट है। तो सपोज दैट ये हमारे पास सिफर टेक्स्ट है, तो अफीन सिफर के केस में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये तैयार कर लेनी है। तो ये टेबल आपके बुक में दी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड ये टेबल से आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि आर जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आपको मालूम है कि अफीन सिफर क्या है, मोनो अल्फाबेटिक सिफर होता है। अफीन सिफर में इनक्रिप्शन कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी से। सपोज ए एक्स आपका प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट लेटर है, तो ए एक्स प्लस बी मॉड जो भी है आपका मॉड एक्चुअली 26 होता है। तो ये आपका अफीन सिफर है, और आपको मालूम है अफीन सिफर कैसा है, एक लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। और लीनियर का मतलब डायरेक्टली 1-to-1 काइंड ऑफ मैपिंग है। तो अगर मान लीजिए एक लेटर जेड आर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये जेड हमेशा आर में ही ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो मैपिंग है ये लीनियर है, और लीनियर होने की वजह से अफीन सिफर भी आपका कैसा है, सिफर है मोनो अल्फाबेटिक। दिस इज ऑल्सो ए मोनो अल्फाबेटिक सिफर, अफीन सिफर। ओके, तो मोनो अल्फाबेटिक सिफर है, तो हम स्टैटिस्टिकल जो इंफॉर्मेशन है इंग्लिश की, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस सिफर को अटैक करने में। ओके, तो लेट्स सी कैसे अटैक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये टेबल बना लेना है जो भी सिफर टेक्स्ट आपको दिया है उससे। और टेबल बनाने के बाद अब हम गैस शुरू करेंगे। तो हम गैस करना शुरू करते हैं कि आर चूंकि हाईएस्ट ऑकरिंग लेटर है, सो पॉसिबली आर जो है किसका इंक्रिप्शन है, ई का। दैट मीन्स आर जो सिफर टेक्स्ट है, तो ई जो है ना प्लेन टेक्स्ट रहा होगा। ये हमारा गैस है। सेकंड हाईएस्ट कौन है, डी। डी अगर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, टी रहा होगा। लेट मी चेंज इट टू स्मॉल लेटर सो दैट डिफरेंस है मेंटेन रहे। ओके, तो ये हमने एक तरीके से एक पहले इंक्रिप्शन मान के चले कि आर जो है ना एक्चुअली ई की वजह से जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रिप्शन ऑफ ई। लेट मी राइट कैपिटल ई, स्मॉल ई। इंक्रिप्शन ऑफ स्मॉल ई इज एक्चुअली आर। के आपकी कोई की है जो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। के में आपके ए और बी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सम कांस्टेंट प्लस आर ये कुछ आएगा। सो आपकी ये की है, तो ई आपका एक्चुअली आर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बेस पर आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो लेट मी शो यू द इक्वेशन। क्योंकि आपको मालूम है कि ई जो है ये एक्चुअली ई को इन्होंने, मैंने वहाँ पे सीधे उसमें लिखा था नॉर्मल इक्वेशन में, इन्होंने इसको नंबर से रिप्लेस कर दिया। तो ई का, ई के करस्पॉन्डिंग डिजिट एक्चुअली 4 होता है। आपको मालूम है 0 ए के लिए, बी सी डी, तो ई के लिए है, तो ई के 4 इक्वल टू 17। 17 आर के लिए कोड है एक्चुअली, है न्यूमेरिक कोड। एंड दिस इज फॉर टी। तो ई के मैंने वहाँ पे ई लिखा था, यहाँ इसने 4 लिख दिया है। यहाँ मैंने यहाँ टी लिखा था, उन्होंने सीधा नंबर लिख दिया है। तो ई 19 इक्वल टू 3 है। मतलब 19 था वो 3 में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये कैसे रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि की क्या है, ए और बी है। तो ये जो 17 है,
कैसे आया होगा, 4a, क्योंकि जो लेटर है उसमें मल्टीप्लाई होता है ए का, तो 4e है आपका, तो 4a यहाँ से प्लस b, अननोन वैल्यू अभी हमें नहीं पता, इक्वल टू 17। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ये ध्यान रखना ये इक्वेशन मॉड 26 में है। आप ये लीनियर इक्वेशन को वैसे तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन कैसी है, आपके मॉडुलस में है। तो मॉडुलस में सॉल्व करने का थोड़ा सा वही आपका इनवर्स मैट्रिक्स जो है ना, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। एंड यहाँ से 19a प्लस बी इक्वल टू 3। सो ये दो इक्वेशंस आ गई, 4a प्लस बी। सो ये एक आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 एंड ये आएगा 1 19 1। मैं एक बार कंफर्म करूंगा ए और बी। आई एम 4a 19, अच्छा 1 यहाँ आएगा, उल्टा में ऐसे लिखा जाएगा, ए होगा ना, या इसको रो में बदल दीजिए फिर दोनों मैट्रिक्स को, तो ठीक हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 1 रहेगा, 4 1 ये, एंड देन 19 एंड 1। अब ठीक है ना, फर्स्ट रो, ओहो सॉरी पहले सही लिखा था मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4a प्लस 1b इक्वल टू 17, 19a प्लस 1b इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन है। अब आपको मालूम है इस इक्वेशन को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, मैं आपको नहीं निकाल के बताऊंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मैट्रिक्स है, अज्यूम करना है कि आपका ये मैट्रिक्स जो है ना, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको लेट से ये मैट्रिक्स है आपकी एक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है बी, एक्स ए इक्वल टू बी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर से तो एक्स इनवर्स चला जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स इनवर्स बी। अब आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स जो है आपको ये दिया गया है, इसका इन्वर्स आप निकालना जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप इन्वर्स निकाल के सॉल्व करेंगे, तो इसमें तो सीधे हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसके जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 19। ओके, ध्यान रखना ये जो सॉल्यूशन है मॉड 26 में है सारा, ये जो मैट्रिक्स है ये मॉड 26 में सॉल्व करना है आपको, और आप जानते हैं कैसे करना है ना। अगर आप देखेंगे कि हमने ये अजम्पशन लिया और इसके बेस पर हमें जो ए और बी की वैल्यू मिली, दैट मीन्स हमारी जो की मिली हमें वो क्या है, 6,19। क्या ये वैलिड की है, नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम इसका डिक्रिप्शन करते हैं, जो इनक्रिप्शन की जो इक्वेशन थी ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जो आपका सिफर टेक्स्ट सी जनरेट होता है, तो जब आपसे वापस सी को डिक्रिप्ट करना चाहेंगे तो ए का इन्वर्स होना जरूरी है, क्योंकि जब आपसे सॉल्व करेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ए इन्वर्स जरूरी होगा, जिससे सी इन्वर्स माइनस बी, जब इसे एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, एक्स इन्वर्स। ये इक्वेशन थी आपकी, सॉरी लेट मी राइट इट सेपरेटली, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो एक्स के लिए वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सी माइनस बी। सो माइनस बी का मतलब बी का इन्वर्स, कौन सा इन्वर्स, एडिटिव। तो एडिटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, मॉडुलस कुछ भी हो, कोई इशू नहीं होता है, तो ये इक्वेशन काम करेगी फेयरली। लेकिन ए को आप जब इधर ले जाएंगे, दैट मीन्स इधर जाके वो ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इसलिए होगा क्योंकि ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ वो 1 हो जाएगा, इधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो की है वो तभी वैलिड की होती है जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे, है ना, नहीं तो डिक्रिप्शन नहीं होगा। और आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ ए की वैल्यू 6 है और 6 का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा Z26 में,
क्यों? क्योंकि इनवर्स के लिए आपको मालूम होगा प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मॉडुलस है उसके करस्पॉन्डिंग आपके जो नंबर है उसका उसका जो वो एक्चुअली मॉडुलस के रिलेटिव प्राइम होना चाहिए, दैट मीन्स उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 6 और 26 का जीसीडी 1 है ही नहीं है, दैट इज 2, और 2 है, इसका मतलब ये जो हमने हाइपोथेसिस मानी थी वो गलत है। हमने क्या मान के चले थे कि आर जो है ई का इंक्रिप्शन है और डी टी का इंक्रिप्शन है। तो हम अपनी हाइपोथेसिस को थोड़ा सा फिर से बदलते हैं, और अब आपने क्या किया, हमने हाइपोथेसिस बदली कि आर जो है ई का इंक्रिप्शन है, ये ठीक है, हमने वही इसको चेंज नहीं किया, लेकिन हमने चेंज कर लिया ई जो है ना टी का तो मान चुके हैं ना, या डी का माना था आर, अच्छा डी इज द इंक्रिप्शन ऑफ टी, देन हमने माना है कि E इज द इंक्रिप्शन ऑफ टी, R इज द इंक्रिप्शन ऑफ E एंड E इज द इंक्रिप्शन ऑफ टी। तो हमने अजम्पशन बदल दी, और जब अजम्पशन बदल के हम इसी तरीके से इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, आई विल नॉट डू इट। आपको मालूम है कि अब कैसे करना है। तो इसके बेस पर आपको जो वैल्यू आई A इक्वल टू 13 मिला सपोज, और B की कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको मालूम है A की वैल्यू 13 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी को प्राइम नहीं है 26 के, तो ये वैलिड की नहीं होगी, तो ये भी की इलीगल हो गई, तो ये भी गैस हमारा खाता बेकार निकल गया। फिर हम अगला गैस कर सकते हैं कि लेट से R इज द इंक्रिप्शन ऑफ E और H T का इंक्रिप्शन है, हमने H को मतलब थर्ड उसके नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला लेटर ले लिया, और इसके बेस पर हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, तो हमें ए की वैल्यू 8 मिली, ये भी गलत वैल्यू है। एंड इसी तरीके से हमने प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, और हम आर को मान के चल रहे हैं कि ये ई का इंक्रिप्शन है और के टी का इंक्रिप्शन है, ये माना हमने। तो फिर सॉल्व किया इसी तरीके से, पहले इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया, और फिर हमें ए और बी की जो वैल्यू मिली वो मिली 3,5। तो आप देख सकते हैं अब ये वैल्यू एक वैलिड की दिख रही है, हालांकि नेसेसरी नहीं है ये करेक्ट की हो, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो 3 है, इसका मतलब ये 26 के को प्राइम है, और इसलिए ए का इन्वर्स करेगा, तो ये एक लीगल की है। ठीक है, लीगल की क्यों है? क्योंकि ए की वैल्यू 26 के को प्राइम होना चाहिए। लेकिन जब आप इसे डिक्रिप्ट करके देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये की करेक्ट नहीं है ना। तो अगर आपने इसे डिक्रिप्ट किया, मैसेज को डिक्रिप्शन, आप जानते हैं लेटर्स को कैसे करना है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से, तो आपका जो सिफरटेक्स्ट है उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, या मतलब निकल रहा है, ये आपको देखना है। जो भी सिफर टेक्स्ट होगा तो आपको चेक करना है कि जो मैसेज जनरेट हुआ है डिक्रिप्शन के बाद उसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या। मीनिंग का मतलब एक वैलिड इंग्लिश टेक्स्ट है कि नहीं है, और अगर वो वैलिड इंग्लिश टेक्स्ट है तो दैट मीन्स आपकी की करेक्ट है। अगर वैलिड इंग्लिश टेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब हमने जो की आइडेंटिफाई की है अभी जरूर नहीं है वो करेक्ट है, तो फिर हमें दूसरी की ट्राई करना पड़ेगी। सो लकीली यहाँ पर आपकी ये जो की है लीगल की जो मिली है ये वैलिड की है, और डिक्रिप्शन जब आप करते हैं तो आपको ये सिफर टेक्स्ट मिलता है। तो इसमें से आप स्पेसेस प्रॉपर जगह पर लगा दीजिए, एंड देन यू कैन रीड द सिफर टेक्स्ट। सो आप देख सकते हैं सिफर टेक्स्ट क्या हो गया, एल्गोरिदम्स, यहाँ तक एक वर्ड हो गया, देन आर क्वाइट जनरल डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोसेस, ये एक्चुअली सिफर टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट है। तो अगर आपने देखा कि हम अफिन सेपर को कैसे अटैक कर सकते हैं, लेट मी समराइज। तो अफिन सेपर को अटैक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है ये फ्रीक्वेंसी टेबल ले लेना है, और इसमें गैसेस करना है कि पहले मान लीजिए कि सबसे हाईएस्ट जो लेटर की फ्रीक्वेंसी है उसको मान लीजिए कि ये ई का इंक्रिप्शन है, फिर सेकंड हाईएस्ट को मान लीजिए कि ये टी का इंक्रिप्शन है। क्योंकि टी का हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टी सेकंड हाईएस्ट आता है। अगर इसके बेस पर हमने जो की कंप्यूट की वो अगर वैलिड है तो हमारा काम बन गया, नहीं है वैलिड तो हम अपनी एजम्पशन को चेंज कर लेंगे। हमने कहा कि फिर हमने क्या माना कि आर जो है ना ई का इंक्रिप्शन है, लेकिन दूसरा जो इंक्रिप्ट लेटर है डी वो हो सकता है टी का इंक्रिप्शन हो। ठीक है, तो वो एजम्पशन चेंज कर लिया हमने, एंड इस एजम्पशन के बेस पर हमने फिर से नई की निकाली, एंड वी विल डू दिस ट्रायल एंड एरर अप्रोच, वी विल फॉलो दिस ट्रायल एंड अप्रोच। तो मैनुअली तो हालांकि इसको अप्रोच को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर हम इसके लिए कंप्यूटेशनल प्रोसीजर लिख लेंगे देन दैट प्रोसीजर विल डू ट्रायल एंड एरर, और ट्रायल एंड एरर के बाद अल्टीमेटली कुछ सेट ऑफ अटेम्प्ट्स में ही हमें सक्सेस मिल जाएगी, है ना। सो अगर आप देखें तो आपको 3-4 ही अटेम्प्ट करना पड़ेंगे आई होप, और 3-4 अटेम्प्ट में ही
समटाइम्स वर्स्ट केस में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी अटेम्प्ट करना पड़ जाए, बट अल्टीमेटली इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू गेट द की फॉर अफिन सिफर। हालांकि वैसे भी अफिन सिफर का की स्पेस आपको मालूम है बहुत बड़ा नहीं है ना। आई गेस समथिंग 382 नंबर आप हमने या उस दिन या क्लास में डिस्कस किया था, याद हो तो कोई बताओ मुझे, मुझे याद नहीं है। 312 था या कुछ ऐसा नंबर आया था। उतनी कीज हैं तो बहुत बड़ा की स्पेस भी नहीं है, तो इस पर ब्रूट फोर्स अटैक भी लग सकता है। लेकिन हम ब्रूट फोर्स अटैक से और अच्छा कर सकते हैं ये ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से। तो अफीन सिफर भी आपका सिक्योर नहीं है। और अफीन सिफर सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना एक लीनियर इक्वेशन जनरेट कर रहा है सिफर टेक्स्ट के बीच में। सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ लीनियर रिलेशनशिप आ जाती है वो सिफर आपका मोनो अल्फाबेटिक टाइप का हो जाता है। ओके, तो जितने भी मोनो अल्फाबेटिक सिफर्स हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। और इससे हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं होना चाहिए, है ना। सो लीनियर रिलेशन का मतलब है दोनों के बीच में एक वीक रिलेशनशिप है। और जब रिलेशनशिप वीक है, वीक मतलब क्रिप्टोग्राफिक सेंस में बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो वीक रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या है कि उस मेथड को हम आसानी से क्रिप्टोनालाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने मेथड को काफ़ी क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको कैसी बनानी है? नॉन लीनियर। सो दैट मीन्स जो प्लेन टेक्स्ट है एक, सो लेट्स से दिस इज द प्लेन टेक्स्ट, दिस इज सिफर टेक्स्ट, और एक फंक्शन जो है जिसकी मदद से आप प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम एल्गोरिथम भी बोलते हैं या समटाइम्स आई रेफर इट एम ई। तो ये जो ई एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होता है जो आपको जिसके बेस पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो इनके रिलेशन को। तो ये जो फंक्शन है ये अगर लीनियर है तो आपका इनक्रिप्शन सिस्टम वीक होगा। एंड अगर ये फंक्शन नॉन रैंडम है, अगर सपोज करिए ये रैंडम फंक्शन है, तो रैंडम फंक्शन के केस में डिक्रिप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इनक्रिप्शन आप रैंडमली कर रहे हैं। तो रैंडम तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन इट शुड बी लुक लाइक रैंडम। तो जो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं उनके बीच में ये रिलेशनशिप हो सकती है नॉन लीनियर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि ये इनक्रिप्शन फंक्शंस के बीच में जो इनक्रिप्शन जो फंक्शन है वो हाईली नॉन लीनियर हो, और हाईली नॉन लीनियर होगा तो वो रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी और फिर मेथड को क्रिप्टोनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आप इस चैप्टर जो मैंने आज डिस्कस किया है उसको पढ़ लीजिए, और आपके लिए होमवर्क है आपको बिजनेयर सिफर जो है ना पढ़ के आना है, और इसका क्रिप्टोनालिसिस कैसे करना है वो देख के आना है एक बार। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्रिप्टोनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ मैथमेटिकल भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे सिंपल बनाया जाए। मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी इसमें भी हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको एक फर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिफर बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है।